Good evening, sir. Good evening, Good evening, sir. Sir. हाय पब्लिक आ गई। Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. सर आज सबकी आवाज एको हो रही है। अब तेरी भी को हो रही है। हाँ हो रही है सर, मैं तो कह ही रहा हूँ। अब क्या होगा? अभी रुको सही करवाते हैं। सर हो गई, सही हो गई। सही हो गई। मेरी हो रही है सर। हाँ सर चमत्कार। सर एक डाउट है। अम्मा रुको, यहाँ आवाज नहीं आ रही, तुम्हें डाउट की पड़ी। यार अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम लोग हो या चले गए? है सर। हाँ यार बच्चे बड़े करने पड़ेंगे। पीयूष ने वीडियो ऑन कर ली, शाबाश। सर आपका कलर ठीक हो गया सर। ब्लू हो गया। जय हिंद सर। जय हिंद। फिल्टर लगा रहे हैं। हाँ ये कुछ खतरनाक चल रहा है मामला। रुको अभी सही हो रहा है। अब कुछ ठीक है ना? यस सर। Yes, sir. आवाज कहाँ से आ रही है, मतलब कौन बोल रहा है? बोल कौन रहा है? ये हल्की हल्की आवाज आ रही है। प्रिया कहाँ से बोल रही हो? किसी सेंटर पर हो? अच्छा एक मिनट रुको यार, अभी मुझे कुछ बच्चे दिख नहीं रहे हैं। एक सेकंड रुकना, मैं बच्चों को पहले बड़ा करवा दूं। ये बच्चे बड़े कर दो। सर बड़े ही हैं। नहीं और बड़ा करना है बच्चों। सर कॉम्प्लेन बताना। हाँ भाई कहाँ पर थे हम लोग? नर्स्ट इक्वेशन इक्वेशन हो गई था। नर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे और हमें याद आ गया कि हमने नर्स्ट इक्वेशन का एक तो डेरिवेशन देखा था, है ना? Yes, कि sir. नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कैसे किया। तो हालांकि डेरिवेशन से क्या ही लेना देना, बट फिर भी एक आइडिया लग गया था कि कोई केमिकल इक्वेशन अगर दी जाए तो उस केमिकल इक्वेशन को देखकर हाँ अब बच्चे बड़े हो गए। कहाँ प्रिया, तुम कहाँ दिख रही हो इसमें? अच्छा तुम सिर्फ ठीक है, तुम प्रिया तुम्हारी आवाज आ रही है अब। तुम्हारी आवाज आ रही। और किसी को भाई जिसका कैमरा ठीक हो वो कैमरा ऑन कर ले भाई। अब देखो आज जैनीश दिख रहा है, पीयूष दिख रहा है, कितना बढ़िया। देखिए और एक बच्चा अभिनव, देखिए क्या वाह। इधर ये देखिए एक बच्चा और चमक रहा है, ये देखिए अमिताभ, वाह आज पहली बार दिखाई दे रहा है ये। अमिताभ कहाँ से क्लास कर रहे हो बेटा? सर अभी घर से कर रहा हूँ, बाकी रोज ऑफलाइन लेता था। ऑफलाइन कहाँ, किस सेंटर से? नोएडा आते थे, ठीक। आरिफ भी दिखाई दे रहा है और ऋषभ देखो, गोलू सा ऋषभ भी दिखाई दे रहा है। बस यही 4 बच्चों के पास कैमरा है, बाकी बेचारे गरीब लोग हैं, है ना? हाँ कैमरा ही नहीं है। अरे कैमरा ऑन कर लिया करो। टैब का कैमरा बंद कर रखा है सेंटर वालों ने। टैब का कैमरा तो बंद है, लेकिन मेरे ख्याल से सारे लोग टैब से कनेक्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, अनिकेत होगा, आयुष है, आयुष ने और भी बच्चे हैं तुम्हारा सिद्ध। ये देखो एक बच्ची आ गई, शेरिल तो नॉर्मली ऑन करती है। हाँ शेरिल तो अच्छी बच्ची है। ये हार्दिक भी अच्छा बच्चा है, देखो हार्दिक ने भी ऑन कर लिया। तो जिसके पास कैमरा है जो ऑन कर सकता है ऑन कर सकता है, मतलब सर तो इसमें कोई ऐसा थोड़ा कभी कभी बातचीत भी होती रहती है, ऐसे ना ऐसा लगता है जैसे क्लास चल रही है ना, तो अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमें लग रहा है कि हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात की थी, तो एक डेरिवेशन फाइनली निकल के आया था। हालांकि कैसे डिराइव किया था मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत बड़ा मसला है। एक केमिकल इक्वेशन आपको दी रखी थी और उस केमिकल इक्वेशन में आपने कुछ कॉन्सेप्ट लगाया था कि रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर ली गई थी और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर ली गई थी, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दिया गया था, तो रिएक्शन का डेल्टा जी निकल आया। तो डेल्टा जी की जो इक्वेशन बनी थी कल हमारी फाइनली, वो यहां से बनी थी कि जो डेल्टा जी हमारा फाइनली निकल के आया था वो था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हमने जिसमें सी और डी लिए थे, सी रेस पर सी अपॉन
इंटू डी रेस पावर डी अपॉन ए रेस टू पावर ए इंटू बी रेस टू पावर बी, ये हमारी एक इक्वेशन बनी थी। हाँ, उसके बाद हम लोग ने इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तुम ये मानते हो कि यहां तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहीं भी नहीं थी? ये तो सिंपल थर्मोडायनेमिक्स जैसा दिख रहा है कि सर आपने रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी निकाली, अब प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी निकाली और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फ्री एनर्जी को सबट्रैक्ट करके डेल्टा जी कैलकुलेट कर लिया, तो सर ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बनती है। और यहां पर भी तुम्हें एक थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन तुम्हें बताई थी मैंने कि फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, और डेल्टा जी 0 कब होगा? याद करो, जब हमारा ज्यादा है तुम्हारा कम है, हमारा कम होता जाएगा तुम्हारा ज्यादा होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम दोनों बराबर हो जाएंगे। जिस टाइम पर हम दोनों बराबर होंगे वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। यानी इक्विलिब्रियम के लिए क्या बोला गया था? दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 इज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो जहां पर भी डेल्टा जी 0 होगा वहां पर डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आ जाएगा? माइनस आर टी एल एन। और क्योंकि अब आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो अब आप इसी टर्म को क्या बोल सकते हैं? इसी टर्म को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। बताओ, समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. P रेस पर C इंटू T रेस पर D अपॉन A रेस पर A इंटू B रेस पर B, जिसको आप रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, यही वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर बन जाएगी अगर आप इक्विलिब्रियम की। तो ये याद करो, थर्मोडायनेमिक्स में भी एक इस तरह का रिलेशन तुम्हारे सामने आता था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस। लेकिन यहां पर सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां पर है कि जो डेल्टा जी नॉट है, अगर मैं उस डेल्टा जी नॉट को माइनस एन एफ ई नॉट लिखूं और साथ ही सॉरी डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई लिखूं और साथ ही साथ डेल्टा जी नॉट को माइनस एन एफ ई नॉट लिखूं, तो दिस विल बी माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो प्लस आर टी एल एन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड, जो भी हम जैसे लिखते थे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड, जैसे भी रिएक्शन क्वोशिएंट लिखा जाता था। यहां से तुमने नर्स्ट इक्वेशन निकाली थी और तुमने कहा था ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल की मदद से इस तरह से निकाली जाती, आर टी बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट साइड। कुछ ऐसा हमने किया और उसके बाद तुमने कहा था कि सर देखिए ऐसा है, सवालों में जनरली टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर ही माना जाता है, तो तुमने फिर इस पूरे टर्म को आर टी बाई एफ एल एन, इस पूरे टर्म की एक नई वैल्यू याद कर ली थी और वो नई वैल्यू थी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन, और एल एन गया लॉग के पास, और दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन थी जिसके बारे में कल हमने बात की थी। चलिए आज जो है इसके बारे में थोड़ा सा इसको एक आध जगह पर अप्लाई करके देखते हैं। सर ये तो चलिए हमने इक्वेशन निकाल ली और आपने कहा है कि नर्स्ट इतनी खूबसूरत इक्वेशन है जो आप किसी सेल की रिएक्शन पर लगा देंगे तो सेल का ईएमएफ निकल आएगा, और अगर आप किसी इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पे लगा देंगे तो इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकल आएगा। मैंने कहा भाई ये बात क्या मतलब हुई? तो देखो अब इस बारे में बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये सबने नोट कर रखा था कल की बात? यस सर। Yes, sir. और इसमें ये ध्यान रखना भाई कि टेम्परेचर जो है ये वाली इक्वेशन तभी बनेगी जब 25 डिग्री लिया जाए। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की कहानी है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन नहीं है तो फिर ये इक्वेशन नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो ना? तब टेम्परेचर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर हर सवाल में टेम्परेचर या तो मेंशन नहीं होता, और अगर है तो 298 ही होगा। लेकिन फिर भी तुम इस बात को दिमाग में रखना, तुम्हें पता है ये आईटी वाला कैसे भी बदतमीजी कर सकता है, तो आप इस बात को दिमाग में रखिए कि आर टी बाई एन एफ इंटू एल एन, ये इस चीज में तब कन्वर्ट होगा जब टेम्परेचर 298 रखा जाए, अदरवाइज ये टर्म नहीं आएगा, कोई और टर्म आएगा। मेरी बात सब लोग समझ रहे हो ना? यस। अब इसमें चांसेस अब यही है कि टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर हम इसी इक्वेशन से काम चला लेंगे। लेकिन अगर मेंशन हुआ तो वो नॉर्मली 298 ही होता है। अब अगर कुछ और हुआ तो आप समझ जाइएगा कि इस इक्वेशन का इस्तेमाल ना करके आपको इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? चलिए अब इसमें एक बात कर लेते हैं। हमने जो है जो सेल अपना बनाया था, गैल्वेनिक सेल जो हमने बनाया था, वो गैल्वेनिक सेल ये था जिसमें एक जिंक का कंपार्टमेंट था और एक कॉपर का कंपार्टमेंट, और जिंक के कंपार्टमेंट को जिंक +2 में डिप किया गया था। और आज मैं बहुत गर्व के साथ जिंक +2 की कॉन्सेंट्रेशन को C1 मोलर ले सकता हूं, क्योंकि अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि मेरा अगर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो भी मैं उस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि अब मुझे नर्स ने ये सिखाया है कि अगर
कंसंट्रेशंस स्टैंडर्ड नहीं है तो सेल का जो ईएमएफ होता है वो ई नॉट नहीं होता है, और वो ईएमएफ ई नॉट की हेल्प से निकाला जा सकता है। अब मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, कैसे निकालेंगे, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सेल की रिएक्शन लिखते हैं। भाई तुम लोग एक काम करो, भाई माइक ऑफ नॉइज आ रही है। हाँ, कहीं से नॉइज बहुत ज्यादा है। सब लोग माइक ऑफ कर लो बेटा। हाँ शाबाश। जब हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे तब कुछ माइक ऑन कर लेना। ठीक, तो यहाँ पर कैथोडिक रिएक्शन की बात करते हैं। जरा बताओ कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? कैथोड पर रिडक्शन। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, ये कैथोड हो गया। और जहां तक एनोड का सवाल है, एनोडिक रिएक्शन आप लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन होगा। जिंक जो है वो जिंक 2+ में +2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट होगा। और अगर आप नेट रिएक्शन लिखते हैं सेल की तो सब लोग समझ ही रहे हैं, कॉपर +2 जिंक गिव्स कॉपर जिंक +2, ये नेट रिएक्शन होगी एंड दीज आर एक्वस फेजेस। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब वो कह रहा है भाई ये बताइए आपको नेट सेल इक्वेशन दिखाई दे रही है? मैंने कहा दिस इज अ नेट सेल इक्वेशन। कह रहा बस इसी नेट सेल इक्वेशन के ऊपर आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, आपको फटाक से ई सेल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ई नॉट। कैसे? अब आप देखिए, ये हमारी नेट इक्वेशन है, दिस इज द नेट सेल इक्वेशन। ये सेल की नेट इक्वेशन है, ये नेट सेल इक्वेशन। अब नेट सेल इक्वेशन पे नस्ट कैसे लगाई जाती है, जरा इसके बारे में सोचते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नीचे आपको रखने पड़ेंगे, और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो होंगे जो कैंसिल हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जब आप जोड़ेंगे तो 2 कैंसिल हो जाए। तो जो चीज कैंसिल हो रही है वही एन है, यानी यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। यहां पर आपने 2 रख दिया। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कौन सी है? जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+। सॉलिड लोग के क्यू के एक्सप्रेशन में नहीं लिखे जाते, तो हमें सिर्फ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को यहां मेंशन करना होगा। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको सवाल में दिया जाएगा या ई नॉट सेल आपको निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हो सकता है निकालना। और ये मुझे पता है कि ई नॉट निकालने के लिए क्या करते हैं। ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ कॉपर 2+ ऑब्लिक। हाँ सर आपकी वॉइस रिपीट हो रही है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, सही आ रही है। सर वो कहीं से नॉइज आ रही होती है तो आपकी आवाज कम हो जाती है। हाँ, कुछ एक आध बच्चे लग रहा है वो एयरपोर्ट वगैरह से क्लास कर रहे हैं। हाँ, एयर आवाज जूम करके आ रही। देखो हमें लगता है माइक अगर तुम लोग ऑफ करोगे तो ही हो पाएगा काम। तुम लोग कुछ जवाब ही मत दो, है ना, जब पूछा जाए तब जवाब दो। हमें लगता है, वरना किसी का भी एक का भी माइक ऑन हो रहा है तो वाकई में मुझे भी लग रहा है कि जबरदस्त डिस्टरबेंस आ रही है। किसी का भी ऑन हो रहा है तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो ऐसा। तो अभी जो चीज तुम्हें अगर पूछनी हो तो तुम फिर पूछना भी, है ना। तो मुझे लगता है अभी तक ऐसा हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं है। ये एक ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें समझा रहे हैं कि सेल के ई नॉट की मदद से और सेल रिएक्शन की हेल्प से आप सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेल का ई नॉट तो ये बताओ, मैंने सही लिख दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और ये आपको सवाल में दोनों दे दिए जाएंगे। ये दोनों वैल्यू सवाल में दे देगा। तो जैसे आप माइनस करेंगे सेल का ई नॉट मिल जाएगा, और वो ई नॉट उठा के आप यहां पुट कर देंगे। कंसंट्रेशंस आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखी हैं। ये ई नॉट सेल तो मुझे पता चल गया, ये आ गया 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक +2 कितनी दे रखी है? C1। नीचे आ गया C2। सब कुछ सवाल में दे रखा है। बड़े मजे से आप ई सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नॉट मैं निकाल लूंगा, C1 C2 आपने दे दिया। सीधे इस इक्वेशन में पुट करके आप सेल का एक्चुअल ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ईएमएफ वो प्रोड्यूस कर रहा। ये ई नॉट नहीं कर रहा है, समझो बात को। ई नॉट तो वो है जो वो करता अगर उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स स्टैंडर्ड कंडीशंस पर होते। क्या वो है? नहीं। किस कंडीशन पर है? C1 C2। तो इस कंडीशन पर वो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा वो ई नॉट की हेल्प से निकाला जाएगा। और यही नर्स का काम। नर्स का इक्वेशन ये कहता है कि अगर आपको किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आप उस सेल का ईएमएफ उस सेल के ई नॉट की हेल्प से
एंड उन इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। यानी ये जो नर्स्ट की इक्वेशन है, उस नर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले जिस इक्वेशन के, यानी अगर आपको सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले सेल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जब आप सेल की इक्वेशन लिखेंगे तो सेल की इक्वेशन को यूज करके, सेल के ई नॉट को यूज करके आप सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सब लोग पहले इसको समझो बात। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आएगी। ये नोट कर लो पहले फटाफट, बहुत आसान है एकदम। सर एक चीज पूछनी थी सर। सर ये लॉजिकली ऐसा क्यों होता है कि जो ई सेल होता है वो अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं ले रहे होते तो वो ई नॉट से कम आता है? क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब लॉजिकली तो होना यही चाहिए। मतलब आप किसी भी तरह से जो है ई सेल को, ई सेल जो ई नॉट सेल है वो डेल्टा जी नॉट से निकाला जाता है, और डेल्टा जी नॉट की डेफिनेशन ही यही होती है, ये वो मैक्सिमम वर्क है जो प्रोड्यूस हो सकता। तो डेल्टा जी नॉट की मदद से ही ई नॉट कैलकुलेट किया जाएगा। और ई नॉट, और तुम खुद देखो ना यार, ई नॉट ई सेल की जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कब आ सकती है? जब ये सबट्रैक्ट करने वाली चीज जो है वो कुछ इस तरह की बने कि या तो वो ऐड हो जाए, बात समझो, ये क्या ये ऐड नहीं हो सकता? आप बताइए, ई सेल की वैल्यू ई नॉट माइनस समथिंग है, ये जो ई नॉट माइनस समथिंग है, क्या ये ऐड नहीं हो सकता? मतलब अभी तुम्हें लग रहा है कि ई सेल की वैल्यू ई नॉट से कम आ रही है, यही कह रहे हो ना तुम कि ई सेल की वैल्यू क्योंकि ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा भी तो हो सकता है कि ये C1 C2 की टर्म इस तरह से दी जाए कि ये पूरा टर्म नेगेटिव आ जाए। तुम्हें पता ही है लॉग की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब 1 से छोटी। तो इसका मतलब अगर C1 C2 से छोटा लिया जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हो सकता है ये ऐसी नेगेटिव आए जब इसके साथ जुड़ेगी तो ई सेल की वैल्यू ई नॉट से बड़ी भी आ जाएगी। दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ रहे हो कि नहीं? यस। इसलिए ये नहीं कह रहे कि हमारा ई सेल हमेशा कम आएगा या ई नॉट कम आएगा, हम तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही लिख देंगे। बट ये कंफर्म है कि जो ई सेल होगा ये कैलकुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ई नॉट सेल एंड द इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे और एक बात और क्लियर हो जाएगी। तो एक एग्जांपल और लेते हैं उसमें, ताकि हम ये चीज समझ पाए। सिंपल सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जिंक प्लस 2 C1 मोलर, Ag प्लस ऑब्लिक Ag C2 मोलर। ये सवाल ले लेते हैं, है ना। और सवाल में ये दे देते हैं E नॉट ऑफ Ag ऑब्लिक Ag प्लस इट इज x1 वोल्ट एंड E नॉट ऑफ जिंक प्लस 2 ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू x2 वोल्ट। अब आपको ये बताना है इस सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो क्या ये कहना ठीक है कि सेल का ईएमएफ ई नॉट के बराबर होगा? सवाल ही नहीं उठता सर। C1 C2 कंसंट्रेशंस हैं, ये कोई स्टैंडर्ड कंडीशंस का सेल थोड़ी ना है। यानी इस सेल का ईएमएफ सर ई नॉट की हेल्प से निकलेगा, लेकिन ई नॉट नहीं होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? एंड दैट इज अगेन नर्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन जब आप अप्लाई करते हैं, आपको क्योंकि सेल का ईएमएफ निकालना है तो नर्स्ट इक्वेशन आपको सेल इक्वेशन पे लगानी पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और सेल इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है? पहले कैथोड की लिख दी, एनोड की लिख दी, दोनों चिपका दी, हो गया सेल इक्वेशन। और उस सेल पे नर्स्ट मारी, आ गया आंसर। बिल्कुल बढ़िया इक्वेशन होती है। आप सीधे सेल इक्वेशन में नस मारिए, सेल का ईएमएफ बाहर, समझो बात। तो मैंने सेल की इक्वेशन लिखी। अब सेल की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है ये सब तुम जानते हो। पहले एनोडिक कैथोडिक जो भी लिखना है, आपने एनोडिक रिएक्शन लिखी। एनोडिक रिएक्शन पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का हो रहा है। तो जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। फिर आपने कैथोडिक इक्वेशन लिख दी। कैथोडिक इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो क्या होगा? कैथोडिक में जो है वो रिडक्शन होगा, तो Ag प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो रहा है Ag में। फिर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन जब आप ऐड करेंगे तुम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहा है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल ये 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो नाउ द नेट इक्वेशन इज जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2Ag प्लस जिंक। ये मेरी नेट इक्वेशन, जिंक प्लस, ये मेरी नेट इक्वेशन। बस खत्म हो गया। अब आप इसके ऊपर नस मार दीजिए। लेकिन सर जब आप इसके ऊपर नस लगाएंगे तो आपको सेल का ई नॉट भी तो पता होना चाहिए। अरे तो पता तो है। जब आपको कैथोड एनोड के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स पता हो तो आप ई नॉट तो निकालना जानते हैं, क्योंकि हमने याद कर रखा है किसी भी सेल का ई नॉट जो होता है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड से निकाला जाता है। कैथोड कौन सा है सर? सिल्वर है। क्या सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है? नहीं गिवन है सर, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल अगर आप लेते हैं तो इट शुड बी -x1। क्लियर?
यस सर। फिर आप माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड हमारा जिंक है, क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है? हाँ सर ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप इसमें से सीधे X2 माइनस कर देंगे। सो दिस वोल्ट विल बी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर? सर ये तो नेगेटिव, क्या कह रहे हो बेटा? सर ये तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा कैसे? तुम्हें X1 X2 की वैल्यू दे रखी है हमने। अच्छा ठीक। और अगर नेगेटिव आएगा तो तुम्हें क्या तकलीफ है इससे? अभी नेगेटिव आएगा तो आएगा, सेल काम करेगा कि नहीं अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये या ई? ई डिसाइड करेगा। इसको जो आ रहा आने दीजिए, हमें क्या लेना देना, जो आ रहा आने दीजिए। इसको पुट करिए नस्ट इक्वेशन पर, फिर सेल का ईएमएफ निकालिए, वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर सेल का एक्चुअल वर्क ही नेगेटिव आ गया या एक्चुअल आउटपुट ही नेगेटिव आ गया तो सेल वर्क नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? मैंने उस दिन भी, कल भी सर आप किस कंडीशंस पर हैं ये बताइए। क्या आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हैं? हाँ, अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हैं तो इसका मतलब ये हुआ जो भी आपका ईएमएफ है वो पॉजिटिव आना चाहिए, तभी आप वर्क करें, दैट इज ई नॉट। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशंस पर नहीं है तो आप वर्क तब कर पाएंगे जब आपका एक्चुअल ईएमएफ पॉजिटिव आएगा, और एक्चुअल ईएमएफ निकालने के लिए आपको ई नॉट का सहारा लेना पड़ेगा। वो ई नॉट पॉजिटिव है या नेगेटिव मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा ईएमएफ पॉजिटिव आना चाहिए बस। हाँ सर अगर ई सेल नेगेटिव आया तब हम इसकी पोलैरिटी चेंज करेंगे ना? अगर ई सेल नेगेटिव आया तो हम बता देंगे भाई आपका मामला सही नहीं चल रहा है, आपका सेल गड़बड़ है, आप इस सेल की पोलैरिटी चेंज करिए ताकि आपको ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट इज एक्चुअल आउटपुट ऑफ द सेल, वो पॉजिटिव मिले। ओके सर। अब यहां पर आपको ई नॉट पता चल गया। नस्ट इक्वेशन, आप इक्वेशन सेल के आपके सामने धीरे से नस्ट सरकाइए, आ गया आंसर। बताओ क्या लिखे? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल दैट इज माइनस ऑफ X1 प्लस X2 वोल्ट माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन्स जो कैंसिल हो रहे हैं कितने हैं? 2। ये देखिए यहां 2 आ जाएगा और ये भी 2 हो गया, यानी कैंसिल होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 2। तो अल्टीमेटली आ गया 2 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया लॉग, और लॉग के साथ आ गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज जिंक प्लस 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज Ag प्लस का स्क्वायर। बताओ समझ रहे हो? Ag प्लस का स्क्वायर समझ में आई? यस सर। यस सर। खत्म हो गया। जिंक प्लस 2 आपने सवाल में सर हमें पकड़ा रखा है C1 मोलर, ये C1 रख दीजिएगा, Ag प्लस लगा रखा है C2 का स्क्वायर। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, ई नॉट हम निकाल चुके, C1 C2 दे रखा है, सीधे पुट करेंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। इसको पॉजिटिव आना चाहिए ताकि सेल काम करे। अब लेकिन ये अलग बात हो गई, जो आएगा वो आंसर है, बस बात खत्म। ये बार बार ये मत पूछो कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, जो आएगा वो आंसर। वो अगर मुझसे पूछता है कि भाई बताओ सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम बता देंगे भाई करवाओ। अदरवाइज जो आपने बनाया उसके अकॉर्डिंग सेल का ईएमएफ माइनस 0.2 आ रहा है, बस बात खत्म। जो आएगा वो आंसर। सर इसमें एक बात पूछनी थी। हाँ। एन का बेसिकली मतलब क्या है? एक ये तो सर समझ में आ गया, मतलब जो भी कटे वो लगा दो वहां पे। एन का मतलब उस सेल में से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस सेल के ईएमएफ में से कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं। सर मैं सब वो एक केमिकल रिएक्शन में उस एन का मतलब क्या है? मतलब वो वैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है वो एन होता क्या है, हाँ, लेकिन एक मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे हम उस एन को ही क्यों हमने कहा कि जो मोल्स को बैलेंस कर रहे हैं? कि वही तो ट्रांसफर हो रहा है भाई। रिडॉक्स रिएक्शंस में जो रिडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू जो केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है उसी को तो सेल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही आपको वर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है, क्योंकि ईएमएफ में से जितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाते हैं वही वर्क प्रोड्यूस करते हैं। ये कल तुमसे मैंने पूछा था, फिजिक्स में तुमने पढ़ा भी है, अगर किसी ईएमएफ सेल का ईएमएफ ई है और उससे n मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जो वर्क हो रहा है वो Q इंटू या n इंटू ई के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पर भी है, यानी जो कैथोड है या एनोड है उसने 2 छोड़े, उसने 2 ले लिए, यानी कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो जो वर्क डन आना चाहिए वो ईएमएफ इंटू 2 से निकालना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो आप नेट ट्रांसफर को ही यूज करेंगे इस एन की जगह। अब इस तरह से ये काम कर सकते हैं। देखो ये तो ठीक है कि अब एक चीज थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी में आ रही है क्या, कि सर जब आप किसी सेल को लेके आएंगे
तो मैं उस सेल के कैथोड और एनोड को देख लूंगा, वो मैं पहचानना जानता हूं। क्यों? क्योंकि सर सॉल्ट ब्रिज के जो राइट हैंड साइड वाला है वो कैथोड होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला वो एनोड होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद आप सर उसके अंदर जो भी आयंस वगैरह इन्वॉल्व हैं उनकी कंसंट्रेशन प्रोवाइड कर दीजिएगा। चलिए वो भी मैं आपको दे दूंगा। फिर आप मुझे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दे दीजिएगा, चाहे ऑक्सीडेशन दीजिए चाहे रिडक्शन दीजिए, सर मैं कर लूंगा, मैं अपना जुगाड़ लगा लूंगा। यानी मैं सबसे पहले सेल का ई नॉट निकाल लूंगा, सेल की इक्वेशन लिख दूंगा, उस इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगाकर सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर लूंगा। ये एक सीधा तरीका है सेल का ईएमएफ निकालने का विद द हेल्प ऑफ नस्ट। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा दूसरी तरह से समझता हूं, अब जो कि समझना जरूरी क्या कि सर आप ये बताइए, आपका एक बर्तन ये था, एक बर्तन ये था, ठीक। अब आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों बर्तनों को यूज करके एक सेल बनाऊंगा और सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करूंगा। उसके लिए आपने क्या किया कि सेल की इक्वेशन पे नस लगा दिया, यही हुआ। सेल की इक्वेशन पे नस लगाकर मेरा आंसर आ गया, ठीक। अच्छा, अब मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं क्या सोच रहा हूं सर, ऐसा नहीं कर सकते कि इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पर नस लगाया जाए और इस इलेक्ट्रोड का ई निकाल लिया जाए विद द हेल्प ऑफ इसका ई नॉट? यस सर। इस इलेक्ट्रोड के ई नॉट की मदद से इस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये वहीं रह गया। इस इलेक्ट्रोड के ई नॉट की मदद से इसका भी आ जाएगा। फिर कैथोड के ई में से एनोड का ई माइनस कर देंगे तो सेल का ई आ जाएगा। यस सर। कुछ समझो बात को, हम दूसरे तरह से ईएमएफ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ के सेल बनाते हैं तो सेल की रिएक्शन लिख दीजिए, नस्ट इक्वेशन लगाइए, आंसर आ जाएगा। आगे आंसर से खत्म करिए बात को, ठीक। अच्छा, दूसरी बात करते हैं सर। एक और तरीका था, सेल की इक्वेशन पर नस मत लगाइए, इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पर नस लगाइए, तो इस इलेक्ट्रोड के ई नॉट की मदद से इलेक्ट्रोड का ई निकाल लाइए। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नस्ट इक्वेशन लगाइए, इसके ई नॉट की मदद से इसका ई निकाल लाइए और फिर कैथोड के ई में से एनोड का ई माइनस कर दीजिए। जैसे कैथोड के ई नॉट को माइनस करने से सेल का ई नॉट आता है, वैसे ही कैथोड और एनोड के ई को अगर माइनस किया जाए, जरा समझना, तो सेल का ई आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यानी अब जो हम करना चाह रहे हैं, और ये तुम कहोगे सर ये आप बेकार टाइम पास करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ई सेल निकालना जब हम सीख चुके हैं, एक तरीका जब हमें समझ में आ गया है कि सेल की इक्वेशन लिखो और उस पर नस्ट मार दो, खत्म करो बात को। सर ये दूसरा तरीका क्या बता रहे हैं? उसको कुछ बताना है तुम्हें, इसलिए दूसरा तरीका निकाल रहे हैं। यानी अब जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं कि ई नॉट की मदद से ई निकालूंगा, दूसरे वाले ई नॉट की मदद से दूसरा वाला ई निकालूंगा और इन दोनों ई को यूज करके सेल का ई निकालूंगा। ये मेरा पर्पस। सब लोग समझ गए ना कि क्या मेहनत करनी? यस सर। अब तुम मुझे करके दिखाओ। सबसे पहले तुम्हें मुझे जो बताना है वो मैं तुम्हें तब बताऊंगा, पहले तुम मुझे करके दिखाओ। मैं तुम्हें गैल्वेनिक सेल अपना वही पुराना वाला दे रहा हूं, जिंक +2 कॉपर +2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। This is concentration C1, this is concentration C2, and the E naught value of copper 2 plus oblique copper is equal to A volt, and E naught value of zinc +2 oblique zinc is equal to B volt. अब मुझे सबसे पहले तुम मुझे जो नेट सेल इक्वेशन वाला मेथड, उस मेथड को फटाक से यूज करके मुझे सेल का ईएमएफ बताओ। नेट सेल की इक्वेशन पे नस लगाना, जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो ओरली समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ नेट इक्वेशन क्या बनेगी? नेट इक्वेशन बनेगी जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। इसके ऊपर नस लगाते हैं तो यह आ जाएगा ई सेल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल जो होगा, चलो अभी निकाल लेते हैं, -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक +2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस की कंसंट्रेशन, और जिंक 2 प्लस इनकी वैल्यू रख देते हैं। ई नॉट सेल कितना आएगा? ये तो बड़ा सीधा दे रखा है, A माइनस बी। क्या आ जाएगा? A माइनस बी माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी है? C1/C2। ये सर आपका आंसर आ गया। इतना दिमाग मत लगाइए सर, ये आंसर आ गया, खत्म। यही करना था, ये हमारा आंसर। क्लियर है? ये वाली डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन नेट सेल इक्वेशन पे लगाकर। यस सर। ये तो सर हो गया फाइनल। अब आप दूसरा मेथड क्यों बता रहे हैं? एक रीजन है बस, इसलिए बता रहा हूं मैं। अब तुम अपने इसको भूल जाओ, अब तुम मुझे बताओ, तुमने नेट इक्वेशन पे नस्ट मारी, ई नॉट की मदद से ई आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। क्या ये नहीं कर सकते थे कि इस इलेक्ट्रोड पर नस लगाएं और इस इलेक्ट्रोड पे नस लगाएं और उससे नेट सेल इक्वेशन, उससे हम सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करें? ये भी कर सकते थे। तो आंसर यही आना चाहिए कि नहीं? यस सर।
एक बार करके देखो, नहीं आएगा, एक बार करो। दोनों इलेक्ट्रोड्स की इक्वेशन लिखकर उस पर नस लगाओ और फिर सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करो, दिस माइनस दिस करके, आंसर सेम आना चाहिए। अब ये है कि जबरदस्ती सेम मत ले आना, मतलब सेम आना चाहिए। अरे भाई आज वो कुसुम्स आए हैं, कुसुम्स, कुसुम्स। यस सर। अरे कुसुम्स हो ना तुम लोग, तो 2 लोग हो ना। यस सर, आज वो अलग उससे ले रहा है। अरे ये यार, ये तुम लोग धोखेबाजी बहुत करते हो। अब बड़ा कंफ्यूजन। दूसरे का नाम क्या है? सर अजय। अजय तो नहीं है भाई, कुसुम अजय नहीं है आज। नहीं सर है। कहाँ है? अजय राय, अजय राय है, अजय राज, अजय राज है। और ईमानदारी से बताना कि नहीं आ रहा है, सेम आंसर नहीं आ रहा है। सर इलेक्ट्रॉन्स को हम उसमें थोड़ा ना लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। हाँ नहीं लिखेंगे सर, तो नस लगा ही सकते हैं, उसमें सिर्फ कंसंट्रेशंस आएंगी। सूरज क्या कह रहा है? तो एन को एन ही छोड़ दो। आयन तो एक ही है ना सर हमारे पास, मतलब एक है, उसकी कंसंट्रेशन डाल दो बस। नहीं समझ, हमें लग रहा है तुम लोग सवाल समझ ही नहीं पा रहे हो। सर आ तो गया, सही आ रहा है। भैया सही नहीं आना चाहिए था यार, सही कैसे आ गया? कौन कह रहा है सही आ गया? सर मैं कौन बे? सर जैसे जो है मोदी जी बोल रहे हैं, मैं सब पहचानते हैं कौन है मैं। सर अद्वितीय। आदित्य, आदित्य कैसे आया दोस्त? गड़बड़ लग रहा है, तुमने कुछ जबरदस्ती की है। लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी। हाँ वो लॉ की प्रॉपर्टी के बाद ही तो गड़बड़ होता है। अच्छा एक सेकंड, तुम आदित्य तुम बताते जाना, अभी देखते रहो, तुम अपना भी देखना, अगर हो सकता है तुमने सही किया। सर सब आ रहा है, बस है ना वो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में आ रही है। कौन कह रहा है? यही ऋषभ यही कर रहे हैं, यही गड़बड़ होती है इसमें। जो लॉग के अंदर का टर्म आ रहा है, बाकी सब सही आ रहा है, A+B, B-A, जो भी कुछ है सब सही आ रहा है। सर गड़बड़ ये हो रही है कि लॉग के अंदर C1 C2 आ रहा है, C1/C2 या C2 C1 नहीं आ रहा है। यस सर, ये गड़बड़ हम बताते हैं, तुम अब जरा देखना, तुमने जिन लोगों ने भी ये करा है वो क्या गलती हो रही है वो हम बताते हैं। ये बताओ, जो हमारा इलेक्ट्रोड है या जो हमारा सेल है, वो ये सेल जिसमें ये जिंक का इलेक्ट्रोड है एनोड, और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो हमारा कैथोड। चलिए ठीक है। अच्छा अब इसको भूल जाते हैं, हमने ये तो कर लिया, ये एक काम हमने कर लिया। चलो बगल में इसका आंसर लिख भी लेते ताकि कंपेयर करना मिले। ई सेल की वैल्यू आ रही है A+B। A+B था या A-B था? क्या था? A-B। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए A-B माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, ऊपर क्या आएगा C1 या C2? ऊपर आएगा C1, नीचे आएगा C2। कर रहे हैं ये C1 ये C2। चलिए ठीक सर, ये आंसर चाहिए हमें, क्योंकि ये आंसर हमने निकाल रखा है। तो एक तो सवाल ये उठता है, जब आंसर निकाल रखा है तो दोबारा क्यों निकाल लो? सिर्फ कुछ एक चीज सीखनी थी, इसलिए दोबारा निकाल रहे हैं। ठीक, अच्छा अब इसको भूल जाते हैं। अब हम इस सवाल को अपने हिसाब से करते हैं। क्या मैं इस आदमी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करके और इसकी इक्वेशन पर नस लगाकर इससे ईएमएफ निकाल सकता हूं? ऐसे ईएमएफ यहां से निकाल सकता हूं। तो जनरली होता क्या है कि ये जो तुमने नेट इक्वेशन बनाई है, नेट इक्वेशन कैसे बनाई है? ये नेट इक्वेशन बनाई है तुमने ऐसे, एनोड की लिखी, जिंक गिव्स जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड की लिखी, कैथोड की लिखी आपने कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, और दोनों को जोड़कर आपने नेट बनाई और इस नेट पर आपने नस लगा दी। चलिए ये आप कर रहे हैं।
तो आपकी नेट नस्ट इक्वेशन लगाकर, नेट इक्वेशन पे नस्ट लगाकर हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल आया था और ये आंसर हमने यहां ये लिखा, खत्म। अच्छा, अब इस मेथड को फॉलो ना करके दूसरा मेथड फॉलो कर रहा हूं। वो क्या कि मैं इस इक्वेशन पर, इस इलेक्ट्रोड की इक्वेशन पर नस लगाऊंगा, इस पर नस लगाऊंगा, इससे ईएमएफ निकालूंगा, इससे ईएमएफ निकालूंगा और इसके ईएमएफ में से इसका ईएमएफ माइनस कर दूंगा। यही करना है। गलती समझ आ गई आप क्या कह रहे हैं। हाँ, वो दोनों का रिडक्शन किया, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन लेने वाला पॉसिबल। तुमने क्या किया था? दोनों का रिडक्शन लिया है कि एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन? तो मैं दोनों का रिडक्शन लिया था। तो फिर तो सही है, आया था। सही किया तुमने। ओहो, जब तुम्हारा आंसर सही आ रहा है तो करना तो वही था। ऋषभ ने गड़बड़ की, हम बता रहे हैं तुम्हें। ऋषभ ने एक इक्वेशन ली है नीचे वाली, यस सर, और एक ली ऊपर वाली, एक ऑक्सीडेशन ले ली और एक रिडक्शन ले ली। मैं भी वही कह रहा था, ऋषभ की गलती समझ आ गई। हाँ, अच्छा, तुम ऋषभ के लिए कह रहे थे। ऋषभ की गलती तुम्हें बिल्कुल सही समझ में आई, ऋषभ ने यही गड़बड़ की। शाबाश आदित्य, बिल्कुल सही बात। समझो बात को। तुमको क्या बताया गया है? तुमको ये बताया गया, जरा समझना इस बात को। तुमको ये बताया गया है कि जब आप सेल का ई नॉट निकालें तो क्या इक्वेशन, क्या 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 फंडा बताया गया? ई नॉट ऑफ व्हाट? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यही बताया गया है। यस सर। अच्छा, चलिए, अब आप क्या करना चाह रहे थे? अब आप ये चाह रहे थे कि सर मैं सेल का ईएमएफ निकालना चाहता हूं। चलिए ठीक है, ई सेल निकालना चाहता हूं, ई नॉट नहीं, ई सेल निकालना चाहता हूं। तो ई सेल कैसे निकलेगा? सर इसकी मदद से कैथोड का क्या निकाले? रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इसकी मदद से कैथोड का क्या निकाले? रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का, और तब दोनों को माइनस कर दे। बताओ सही लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब मैं सेल का ईएमएफ इसके रिडक्शन पोटेंशियल से निकालूंगा और इसके रिडक्शन पोटेंशियल से निकालूंगा, तो मैं दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिडक्शन की इक्वेशन बनाऊंगा, तभी तो रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। जो जनरली बच्चे गलत करते हैं वो ये करते हैं, सर एक इक्वेशन ये है, इस पे नस लगा देंगे, एक इक्वेशन ये है, इस पे नस लगा देंगे। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो एनोड जो है, एनोड का भी तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए, और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए आप एनोड पर रिडक्शन की इक्वेशन कंसीडर करिए। एनोड पर होता ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर आपको एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आपको एनोड की रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यानी आपने एक बार एनोड की रिडक्शन की इक्वेशन लिखी, फिर कैथोड की रिडक्शन की इक्वेशन लिखी, उसके ऊपर 10 लगाया। यानी देखिए कैसे करेंगे आप। टू कैलकुलेट ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। चलिए ये हमारा पहला स्टेप। क्या करेंगे? अगर हमें ये काम करना है तो क्या करें? चलिए कैथोड लेके आइए। क्या है कैथोड? आपका कॉपर। तो अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो कॉपर का रिडक्शन लिखना पड़ेगा। ये लीजिए सर, कॉपर का रिडक्शन। बताओ ये इक्वेशन ठीक है? अब इसमें नस्ट मारते हैं। चलिए डायरेक्ट नस्ट मारते हैं। ई नॉट नहीं, ई ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर। क्या निकालने जा रहे हैं बताइए? ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, राइट? यस सर। दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस 0.0591। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है? 2 लॉग ऑफ कॉपर आएगा नहीं और वो चला जाएगा नीचे, एंड दैट इज 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस। ये है मेरा ई ऑफ कॉपर 2 प्लस। यानी दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट। क्लियर? यानी कॉपर 2 प्लस हमें सवाल में कितना दे रखा है? हमें ये दे रखा है C2। तो चलिए यहाँ C2 पुट कर देंगे, काम चल जाएगा, बात खत्म। अच्छा, अब उसके बाद क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि सर ये तो आपने कैलकुलेट किया ERP कैथोड, अब आप ये बताइए ERP एनोड कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा चलिए ERP निकालते हैं। चलिए ERP एनोड निकालते हैं। टू कैलकुलेट ERP ऑफ एनोड। चलिए अब ये कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन कैसे होगी? सर यही है सर, आपको निकालना क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो एनोड की रिडक्शन की इक्वेशन, एनोड पर क्या होता है वो अलग बात, वो तो नेट सेल इक्वेशन जब बनाई जाती है वो देखा जाता। लेकिन आपको अगर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आपको एनोड पर भी रिडक्शन की इक्वेशन कंसीडर करनी है, तभी तो रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगा। यानी अगर आपको एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो क्या बोलेंगे? जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक। सब लोग मुझे सिर्फ ये एक बात बतानी थी जिसके लिए मैंने तुम्हें ये ड्रामा दिखाया। अगर आप ये काम कर रहे हैं कि आपने कैथोड की इक्वेशन लिखी, एनोड की इक्वेशन लिखी, दोनों को जोड़कर नेट इक्वेशन लिखी और नेट इक्वेशन पे आपने नस्ट मार दिया, खेल खत्म, बहुत अच्छा, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक? इसको भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं सेल का ईएमएफ इस तरह से निकालना कि पहले आप ई नॉट की मदद से इसका ई निकालेंगे, इसके ई नॉट की मदद से इसका ई निकालेंगे, तो आपको दोनों जगहों पर रिडक्शन की इक्वेशन कंसीडर करनी पड़ेगी, तभी आपको दोनों लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल्स मिलेंगे। समझ लो बात को मेरी?
तो इसका मतलब मैंने जिंक की भी रिडक्शन की इक्वेशन कंसीडर की। अब जो पोटेंशियल मिलेगा वो कौन सा पोटेंशियल होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऐसे लिख देते हैं, ई ऑफ जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन जिंक प्लस 2, और जिंक प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन है C1। ये आ गया आपका कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ये आ गया आपका एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड में से एनोड को माइनस कर देते हैं, यानी अब आ जाएगा ई ऑफ कॉपर 2 प्लस ऑब्लिक कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक 2 प्लस ऑब्लिक जिंक इज इक्वल टू कॉपर का ई नॉट में से इसका ई नॉट माइनस करेंगे, कितना आएगा? ए माइनस बी। अब सब कुछ वही आएगा यार, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं। 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा? कौन ऊपर आएगा? लॉग वाला टर्म। जब आप दिस माइनस दिस करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा ना, तो सर Cu प्लस 2। हाँ, C2 ऊपर आ जाएगा और C1 नीचे आ जाएगा। सही कर रहे हैं ना? यस सर। नहीं, गलत कर दिया। यस क्या यस? गलत किया या सही किया? सर गलत किया। तो माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा तो ऊपर आ जाएगा C1। हाँ, मतलब अब ये तुम देख लेना, C1 ऊपर आ जाएगा, C2 नीचे आएगा, तुम अपने हिसाब से चेक कर लो। ये आंसर आ गया, और यही आंसर जो है मतलब आना भी चाहिए, क्योंकि यही आंसर हमारा आंसर है। ये देखो सर रिडक्शन में चेंज ना भी करते तब भी तो हो जाता, बाद में ऑक्सीडेशन से ही निकाल के माइनस कर देते। ऐसे कर लेते, बिल्कुल कर लेते। मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक बात याद कर रखी है कि मुझे रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस करके सेल का ईएमएफ निकालना होता है। तो अब अगर सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना है तो सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को कैथोड माइनस एनोड कर दीजिए, और अगर आपको सेल का ईएमएफ निकालना है तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को आपस में माइनस कर दीजिए। बस ये करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड्स के ई कैलकुलेट करके माइनस कर रहे हैं तो आप दोनों इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही निकालिए, और रिडक्शन पोटेंशियल्स निकालते वक्त दोनों इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन की इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगाइए। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं कि कैथोड की तो इस इक्वेशन पर नस्ट लगाते हैं और एनोड की इस इक्वेशन पर नस्ट लगाते हैं, तो गलत हो जाता है, क्योंकि करते वो वही है, दिस माइनस दिस, और वो गलत हो जाता है, जैसे ऋषभ ने गलती की। तो इसलिए इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि हम दोनों इलेक्ट्रोड्स पर रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे और उनके रिडक्शन की इक्वेशन पर नस्ट इक्वेशन लगाकर कैथोड माइनस एनोड करके आंसर निकाल लेंगे। ये तो लेंदी मेथड है यार। तुम बताओ, ये कोई आसान मेथड है? पहले आप कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे, उस पर नस लगाएंगे, फिर एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, उस पर नस लगाएंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। अरे आंसर तो सर यही आना है ना। जब आंसर ये आना है तो सर हम इसी तरह से करेंगे। नेट इक्वेशन लिखी, मस्त हो गया, खत्म हो गया। हम भी यही करेंगे, सारी दुनिया यही करती है। हमें भी सेल का ईएमएफ निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे। हमने तो सिर्फ इसलिए ये बात बता दी, कहीं किसी से रिलेटेड कोई सवाल बना दिया जाए कि भैया सब कुछ सही कर रहे थे, हम समझ नहीं पा रहे हैं। एनोड पर ये इक्वेशन लगती है, हाँ चलती है, इस पर नस लगा देते हैं, आ गया ईएमएफ, हाँ आ गया। ये कैथोड की रिएक्शन है, हाँ इस पर नस लगा देते हैं, आ गया ईएमएफ, हाँ आ गया। अब दोनों को माइनस करके आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो आप बताइएगा, अजीब लल्लू आदमी हो, तुमने एनोड पर तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख रखी है, तो वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देगा ना। तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो एनोड पर भी रिडक्शन की इक्वेशन लिखकर उसके ऊपर नस लगाओगे तो एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा, कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, दोनों को माइनस कर देना, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। कुछ समझ पा रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और आगे बढ़ते, इसको हटा दें अब। यस सर। 2 मिनट रुक जाओ बस। 2 मिनट। सर जिस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अलग अलग होगा उस वक्त हम कैसे करेंगे इसका यूज? अब यार इसमें गणित काम आएगी, चल एक सवाल दे देते हैं। लक्ष्य, गणित लगेगी थोड़ी सी बेटा। सर उसमें भी नेट रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ना? नहीं, मतलब तुम नेट रिएक्शन से आंसर निकलवाना चाह रहे हो या इंडिविजुअल मेथड से? इंडिविजुअल मेथड से निकालना चाह रहा हूं। तो मैं इंडिविजुअल से तुमसे पूछता हूं अभी, एक सेकंड, ये हटा दे भाई। आ गया, हो गया सर, हो गया सर। सर एक मिनट, एक डाउट पूछ लूं, अलग इसी चैप्टर का है लेकिन अलग टॉपिक से। हाँ सर, जब कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस होता है एक्वस सॉल्यूशंस का, तो उसमें अगर NaCl का हो तो Cl माइनस और OH माइनस में से हम Cl माइनस को लेते हैं ओवर वोल्टेज की वजह से। सही है। तो सर सिर्फ इसी केस में OH Cl माइनस को लेते हैं ना, बाकी तो OH माइनस को ही लेते हैं हर केस में, या कुछ और होता है? नहीं, जैसे NaBr की लोगे तो NaBr में तो ब्रोमीन अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर से ज्यादा होता है। ब्रोमीन का ब्रोमीन का शायद 1.36 होता है, -1.36, और वाटर का कुछ और होता है। तो मतलब उस केस में ब्रोमीन अपने आप ही बाहर ऑक्सीडाइज कर जाता है। NaCl के केस में पानी को ऑक्सीडाइज होना चाहिए, बट नॉर्मली
हायर वोल्टेज जब लगाया जाता है तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो क्लोरीन के केस में आप ये काम कर सकते हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। बाकी सब में तो सर फिर OH माइनस ही जीतेगा ना। मतलब बाकी सब में वाटर ही जीतेगा, OH माइनस भी नहीं, वाटर। क्योंकि OH माइनस कहाँ होते हैं, कहाँ है OH माइनस, बताओ कहाँ से आए OH माइनस? सर वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस कितने के होते बाद हैं, कितने होते हैं? थोड़े ही होते हैं सर। 10 की पावर 10 की -7, पावर -7 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के अंदर H प्लस कितना होता है, 10 रेज पावर -7। OH कितना होता है, 10 रेज पावर, वो तो ना के बराबर है। इसका मतलब हुआ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन वाटर का होता है, और वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनती है, और वाटर के रिडक्शन से H2 गैस बनती है। H प्लस और OH माइनस वाटर के कभी भी कंसीडर नहीं किए जाते। हम नेक्स्ट टॉपिक जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो बहरहाल, तो अभी जैसे अभी ये पूछ रहा था लक्ष्य कि सर अगर अलग अलग सीन हो तो कैसे करेंगे, तो एक बार ऐसे करके देखो जरा, बनाते हैं जरा। PT CR3 प्लस CR गंदा कर लेते एकदम 6 प्लस। ये हो गया SN4 प्लस SN2 प्लस PT। The concentrations are C1 molar, C2 molar, C3 molar, C4 molar। और आपको इंफॉर्मेशन और क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है E0 ऑफ CR3 प्लस CR6 प्लस, इट इज A वोल्ट, एंड E0 ऑफ SN4 प्लस SN2 प्लस इज इक्वल टू B वोल्ट। क्या इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करके इस सेल का ईएमएफ निकाला जा सकता है? हाँ सर, मैं निकाल सकता हूं, लेकिन मैं चाह ये रहा हूं कि आप नेट सेल इक्वेशन पर नस लगा के ये ना करें। बात सुनो, एक काम हम बस एक प्रैक्टिस के लिए काम कर लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोड पर नस्ट इक्वेशन लगाकर इसका ईएमएफ निकाल के लाते हैं, इस पर नस्ट इक्वेशन लगाकर इसका ईएमएफ निकाल के लाते हैं, और फिर दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करके सेल का नेट ईएमएफ निकालते हैं। और तुम चाहो तो उसके बाद नेट इक्वेशन पर भी नस लगा के देख लेना है, वो हम कर लेंगे अलग से, वो वाला काम मैं कर लूंगा। तुम मुझे इंडिविजुअल इक्वेशन पे नस लगा के बताओ कि सेल का ईएमएफ तुम्हारे हिसाब से कितना आना चाहिए, इंडिविजुअल इक्वेशन पे नस। अब जैसे लक्ष्य ये समझ रहा ना, इस बार दोनों का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिमिलर नहीं है। अब इसमें थोड़ी सी गणित, हाँ तो इसमें बस गणित लगानी, तो जो माइनस करोगे इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, हाँ थोड़ी सी गणित लगा दो बस। अब करके देखो एक बार कैथोडिक, और एक सेकंड, कैथोडिक एनोडिक नहीं, इस बार कैथोड के रिडक्शन की इक्वेशन लिखो तो कैथोड का ईएमएफ आ जाएगा, एनोड के रिडक्शन की इक्वेशन लिखो तो एनोड का रिडक्शन आ जाएगा, फिर कैथोड के एनोड रिडक्शन में से एनोड का रिडक्शन माइनस कर दो, सेल का ईएमएफ आ जाएगा। लेकिन दोनों जगह पर इलेक्ट्रोड की रिएक्शन कौन सी लिखनी है, रिडक्शन की, तो ज्यादा समझदारी लगती है। दोनों जगहों पर इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है वो रिडक्शन की लिखनी। सर ये CR के ऊपर ये 3 प्लस से कितना हो गया, 6 प्लस? हाँ 3 प्लस 6 प्लस। सर थोड़ा सा साइड होना। अरे यार आज तो कुर्सी पड़ी हुई है यार, वाह, 1.5 साल में पहली बार कुर्सी मिली, वाह। हम तो डायरेक्ट वाले मेथड से कर लेते हैं, कोने में तुम अपना करते रहो, है ना, ताकि हम और हमारा तुम्हारा आंसर मैच कर सके। तो रिडक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, और ऑक्सीडेशन लिखते हैं। दोनों को जोड़ने से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। E0 आएगा B प्लस A -0.0591 अपॉन 6 लॉग ऑफ SN2 प्लस का क्यूब। SN2 प्लस क्या है, C4 का क्यूब इंटू CR प्लस 6 का स्क्वायर, यानी C2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय CR3 प्लस का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर इंटू
C3 का क्यूब, ये आंसर आ रहा यस सर यही आ रहा है। वो इंडिविजुअल से भी यही आ रहा है आदित्य? यस सर यही आ रहा है। हार्दिक कर लिया ना? यस सर। अब लक्ष्य देख, थोड़ी सी गणित लगेगी, मुश्किल कुछ नहीं। आएगा, क्योंकि जब लॉग माइनस करेंगे ना तो थोड़ा सा लॉग के बेस को बराबर पता नहीं क्या करना था, मैनिपुलेशन करके आएगा। हाँ कुछ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के आ जाएगा। सर सर वो CUET की एग्जाम को देनी चाहिए क्या? हाँ क्यों नहीं देना चाहिए, एग्जाम सारे देने चाहिए भाई, कहीं तो नंबर लगे। सर कब होगा? 12th के बाद ही होगा, जैसे ये वाले एग्जाम्स होते हैं उसी के आसपास। ओके सर। हाँ सर कल आपको जो 2 क्वेश्चन दिखाए थे ना सेंटर पे जिसपे आंसर गलत मार्क कर रखे हैं, हाँ सर आज वापस मैं देख रहा था तो एक और क्वेश्चन है, उसमें तो MCQ ही था, इंटीजर टाइप भी नहीं था। ऑप्शन दोनों का मैंने भी A मार्क किया है और जो आंसर करेक्ट दिया हुआ है वो भी A है, लेकिन मार्क्स -1 डाल रखे हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन है टोटल, और केमिस्ट्री के सेक्शन में ही है और मैथ्स और फिजिक्स में नहीं है। ये तुम्हारे साथ कुछ दुश्मनी है क्या यार? पता नहीं सर। तुमने आंसर भी सही मार्क किया फिर भी नेगेटिव है। मेरे साथ भी यही था। आ गया। यही आ रहा है ना आंसर? यस। और इंडिविजुअल से क्यों करवा रहे हो सर? समझो बात को, जब आपने बैठे बैठे इतनी आसानी से कर लिया तो हम भी बैठे बैठे कर लेंगे, हमसे क्यों मेहनत करवा रहे हो? हम बिल्कुल नहीं करवा रहे और हम तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करते कि तुम जब एग्जाम में सवाल आए तो इतना बकवास करो कि पहले सर तुम्हारे ऊपर नस्ट मारेंगे ऐसे, फिर तुम्हारे ऊपर नस्ट मारेंगे, फिर माइनस करेंगे। ना ना ना, डायरेक्ट इक्वेशन लिख के नस्ट मार देंगे, बात खत्म। हमने सिर्फ इसलिए करा दिया ताकि जो एक गलती जनरली बच्चे करते हैं वो तुम मत करना, अगर उसने उससे रिलेटेड कोई बात बोली तो, कि अगर आप इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करेंगे तो आप एनोड पर एनोडिक इक्वेशन मत लिखिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन की इक्वेशन मत लिखिएगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, सही है, लेकिन जब आप इक्वेशन लिखें उसका पोटेंशियल निकालने की, रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपको एनोड के इलेक्ट्रोड को भी रिडक्शन की इक्वेशन ही देनी पड़ेगी ताकि आप उस एनोड का भी क्या निकाल पाए, रिडक्शन पोटेंशियल। तुम्हें सब लोगों को मेरी ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं? सर वो तो डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा लगा है, यानी कि वो ऐसा MCQ बनाता है, यानी कि ई नॉट की क्या वैल्यू लिखेंगे, यानी कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे तो ही हम बहुत सकेंगे। बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल बात सही है आयुष, बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी बात से एग्री करता हूं। लेकिन अब वही वाली बात आती है कि हमने, क्योंकि अपना एक तरीका हम लोग ने याद कर रखा है कि हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही सबट्रैक्ट करते हैं। तो अब हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल ऐड कर दीजिएगा, बात एक ही। लेकिन अब क्योंकि हमने अपना दिमाग में माइंडसेट बना रखा है कि सर हमने दोनों लोगों के रिडक्शन पोटेंशियल्स निकालने और दोनों को माइनस करने। अच्छा बताओ, ऋषभ ने जो गलती की थी, आयुष जरा समझना, ऋषभ ने एनोड पर ऑक्सीडेशन को कंसीडर किया था, यस सर, उसके बाद आंसर निकाला था। अब ये बताओ, आंसर तो उसका गलत ही आया ना, क्यों? क्योंकि उसने एनोड पर ऑक्सीडेशन निकालने के बाद भी इक्वेशन फॉर्मूला गलत लगा दिया, दोनों को माइनस कर दिया। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये गलतियां ना हो कि सर ऑक्सीडेशन निकाला माइनस करना। तरीका क्या होना चाहिए, एक याद कर लेते हैं, कुछ भी हो हमें कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए और उनको माइनस करके मैं ई नॉट भी निकाल सकता हूं और ई को भी कैलकुलेट कर सकता हूं। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दीजिए बस, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स को मैं कभी यूज नहीं करूंगा, बस ये समझ, उससे ताकि गलती कभी ना हो। तो जैसे ऋषभ ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला था, वो उसकी गलती नहीं थी, बिल्कुल सही था, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब तुमने ऋषभ निकाला तो फिर प्लस करना था, रिडक्शन पोटेंशियल में एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिर ऐड करना चाहिए था, सबट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बस ये गलती। तो फिर अगर हम इतना ही झंझट पाल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या है यार, इससे अच्छा एक बात दिमाग में रख लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल्स कैथोड और एनोड के चाहिए ताकि मैं माइनस करके सेल का पोटेंशियल निकाल सकूं। बस मेरा सारा खेल रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है, चाहे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हो, चाहे वो नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल्स हो। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस करोगे तो सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ आ जाएगा, और अगर नॉर्मल रिडक्शन पोटेंशियल्स को माइनस करोगे तो सेल का नॉर्मल ईएमएफ आ जाएगा। बस इतना करना है हमें, रिडक्शन पोटेंशियल सी को आपस में माइनस करना, बस। बताओ यहां तक ठीक है? यस सर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर,
इस बारे में भी हम और बात करते हैं, बल्कि इसके और अभी एक आध केस बनाते हैं, तब थोड़ी सी बात करते हैं। वो है इस जैसा आईटी का जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बात करें। हालांकि मुझे उम्मीद इस साल भी थी, लेकिन उन्होंने कम किया, लेकिन इससे रिलेटेड बातें वो कर चुका है। वो ये है कि सेल इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वो थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ लिंक कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा उस बारे में बात करूंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में वैसे तो करना चाह रहा हूं मैं, कोशिश करूंगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो बच्चे अगर याद कर सकते हैं तो अभी याद करेंगे फिर उसको, क्योंकि तुम बता रहे हो तुम में से बहुत सारे लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा। ठीक, तो हम जिस छोटे लेवल पर अभी बात कर रहे हैं पहले सवाल दूसरे सवाल में, वो ये मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहा हूं जो कि कुछ सिखाएगा। अब थोड़ा सा अपने आप समझते हैं इस बात को। अगर मान लो तुम्हें ये एक सेल बना के दे दूं मैं, थोड़ा सा समझना, ये एक सेल बना के दे दिया जाता है, इस सेल में ये आपका मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड, और यहां पर ले लेते हैं जिंक +2 जिसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C1 मोलर है। इसको कनेक्ट करते हैं एक ऐसे इलेक्ट्रोड से जो कि मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने कैसे तैयार किया है, मैंने हाइड्रोजन गैस ली है और इस हाइड्रोजन गैस को मैंने H+ कंसंट्रेशन के साथ लिंक किया है। अच्छा, अब मैं H+ कंसंट्रेशन कैसे दे रहा हूं जरा समझना। मैं H+ दे ही नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें सबसे सिंपल केस बनाने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपको एसिटिक एसिड दे दिया और इस एसिटिक एसिड का K दे दिया और इस एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दे दी C2 मोलर। अब सब लोग मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, वो मुझे लगता है इस सवाल को अब पहचान पाएंगे, क्योंकि ये जो सवाल हो गया अब ये आयनिक से लिंक। अब इसमें सर एक चीज और मुझे बता दीजिए कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा। तो मान लीजिए मैंने आपको ये बता दिया बस, और मुझे लगता है ये सवाल देने का एक अच्छा और मुश्किल तरीका है। अगर आपने सिर्फ ये डायग्राम बना दिया, देखो जनरली बच्चे क्या याद करके जाते हैं, इससे अच्छा सवाल ये बन सकता है मैं यहां एरो बना दूं ऐसे, बल्कि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। ऐसे ही करते हैं, इसको हटाते हैं और एरो इधर बना देते हैं, ये ज्यादा अच्छा तरीका। ये है इलेक्ट्रॉन कट फ्लो। तो जनरली जो बच्चे याद करके जाते हैं वो क्या याद करके जाते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो एनोड होता है और जो राइट हैंड साइड में होता है कैथोड। होता भी है ये राइट लेफ्ट हैंड, लेकिन वो सॉल्ट ब्रिज वाले नॉमेनक्लेचर में होता है। ये नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये चित्र है। समझ लो मेरी बात सब लोग? यस सर। क्या सर राइट वाला ये होगा कि लेफ्ट वाला ये होगा? भाई मैंने डायग्राम बना दिया, आप डायग्राम में जो होगा वो होगा। अब तुम पहचानो सबसे पहले कि ये क्या है। तो ये भी एक अच्छा सवाल हो गया कि सर दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये तो क्लियर हो गया, ये आदमी मेरा एनोड है और वो हमारा कैथोड। ठीक है ये। तो अगर मुझे सेल का रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना हुआ तो मैं सेल को रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। ये लीजिए मैंने सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। एनोड मेरा उधर वाला है तो ये मेरा बन गया एनोड Pt/H2/H+, और उधर वाला बन गया मेरा कैथोड Zn2+/Zn। दिस इज माय सेल। क्लियर? ये मेरा सेल तैयार हो गया। अब आप बताइए करना क्या है। कह रहा है कुछ नहीं यार, जरा ये सब बताओ सेल का ईएमएफ कितना आएगा वगैरह वगैरह। मैंने कहा बिल्कुल अभी बताते हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है। कह रहा बता क्या देते हैं, ले लो, A वोल्ट हो गया, बात खत्म होगी। चलिए अब हम सवाल करते हैं। अब ये बताओ, सब लोग इस सवाल को कर सकते हैं कैसे कि सर ये तो बिल्कुल पुराना सवाल हो गया ना। आपने सेल दे दिया और इस सेल के लिए आपने मुझे ये बता दिया कि मुझे इसका ईएमएफ चाहिए, तो ये तो सर बड़ा आसान है। सेल का ई नॉट निकालूंगा, सेल की नेट इक्वेशन बनाऊंगा, नष्ट मार दूंगा, आ गया आंसर। वही जैसे अब तक हम करते थे। तो सबसे पहले तो सेल की नेट इक्वेशन लिख देते हैं, फिर सेल का ई नॉट बनाते हैं और फिर उसके ऊपर नष्ट लगाते हैं। चलिए ठीक है, अब जल्दी से बताओ सेल की नेट इक्वेशन में कैथोडिक कंपार्टमेंट क्या कहता है, कैथोडिक रिएक्शन क्या हो रही है। कैथोडिक हो रही है जिंक 2+2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक। एनोडिक क्या चल रही है, एनोडिक चल रही है H2 gives 2H++2 इलेक्ट्रॉन। सही कर रहा हूं कि नहीं? अगर दोनों को जोड़ूंगा तो क्या तैयार होगी, नेट। नेट क्या होगी, जिंक 2++H2 gives जिंक नहीं, क्या ये 2H+। अपनी राइटिंग नहीं पहचान पा रहे हैं, क्या जाएगा 2H++ जिंक। ये हमारी इक्वेशन। इस नेट इक्वेशन पे नस मार दीजिए, आ गया आंसर। चलिए नस लगाते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब बताइए ई नॉट सेल कितना होगा। अरे ये थोड़ा आसान है, कैथोड के स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल में से एनोड का स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल माइनस कर दीजिए। सही है ना? सो और एनोड का क्या बात करें सर, ये तो शी बन जाएगा। अगर आप, दिस इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 होता है। समझ लो बात को? तो इसका मतलब सर ये सिर्फ इसी का दे दो और उसी का दे रखा है, यानी A और ये रिडक्शन, ये देखिए A-0, तो दिस इज 8। बताओ ठीक कर रहा है?
यानी नेट ईएमएफ सेल का जो ई नॉट आ गया वो ए माइनस 0 आ गया, माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है आपका 2 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस। जिंक 2 प्लस की कंसंट्रेशन आपने सवाल में दे रखी है C1 मोलर, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? आयनिक से निकालेंगे। अब बस यही एक लफड़ा है। अब ये जिसको नहीं समझ में आता है ये सवाल अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया, और जिसको आता है वो कहेगा कुछ मुश्किल नहीं है सर, वीक एसिड पड़ा है, उसका के सवाल में दे रखा है। वीक एसिड का जब के पता हो तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट के इंटू सी से निकलती है सर। ये बहुत पुरानी कहानी। वीक एसिड के के और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को यूज करके H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो निकल के आती है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकल के आती है अंडर रूट के सी। कुछ याद आ रहा है? यस सर। लेकिन ये भी याद आना चाहिए सर, ये वाला फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब कोने में जाकर अंडर रूट बेईमानी करी थी। समझो बात को। अब देखो हम उस लेवल पे फिर नहीं जा पाएंगे, मतलब समझ रहे हो, हम बहुत, अब ये तो हमने पहला सवाल बनाया जो आसान सा सवाल बनाया, इसमें और गंदगी भी फैलाई जा सकती है। बट जो बच्चे अगर यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड की जो है अंडर रूट के सी से निकलती है, तो बड़ी दिक्कत होने वाली। तो ये तो हर बच्चे ने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि किसी वीक एसिड से आने वाले H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो अंडर रूट के इंटू सी से निकाली जाती है। वीक एसिड का के आपको सवाल में दे देगा, कंसेंट्रेशन आपको C2 दे रखी है, तो सर मस्त आपका H प्लस निकल आएगा और ये H प्लस की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। ये लीजिए आपका आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल। यानी ये ई सेल इज इक्वल टू ए माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस का स्क्वायर, यानी के ए इंटू C2, ये हो गया के ए इंटू C2 अपॉन H जिंक प्लस 2 का स्क्वायर, दैट जिंक प्लस 2 इज C1। ये आपका ई सेल निकला है। अंडर रूट के C2 क्या बन जाएगा? अंडर रूट का स्क्वायर कर दिया तो वो आपका के इंटू C2 बन गया। सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। क्या के गिवन है? हाँ के गिवन। क्या आपको C2 गिवन है? हाँ C2 गिवन है। क्या C1 गिवन है? C1 गिवन है। ए की वैल्यू सवाल में दे रखी है, क्या निकल आएगा? ई सेल। चलो, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें जो है वो हमें ये फॉर्मूला पता था कि इस कंपार्टमेंट में जिसको आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला है, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, ये H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वीक एसिड के डिसोसिएशन से आ रही, और वीक एसिड के डिसोसिएशन से जो H प्लस निकल के आते हैं वो C अल्फा के बराबर होते हैं, जिसकी वैल्यू अंडर रूट के सी से निकलती है। ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो इसी सवाल को थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर उठा सकते हैं, उसको भी मैं मेंस लेवल का ही सवाल मानूंगा। जब मैं दोनों कंपार्टमेंट में वीक एसिड भर दूं, समझ बात को, आप दोनों कंपार्टमेंट यानी दोनों इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए लेता हूं तो बड़ा अच्छा सवाल बन जाएगा सर। दोनों ही वीक कंपार्टमेंट है, अब भी मैं इसका ई सेल निकाल सकता हूं। और अच्छी बात क्या है कि इस बार ई नॉट चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, क्योंकि ई नॉट तो 0 होगा, क्योंकि जब दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो दोनों के स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 होंगे, तो 0 माइनस 0 वो तो 0 ही आएगा। बताओ, समझ रहे हो बात को? यानी मैं दूसरा, ये सब लोग इसको नोट कर लो। और भाई अब कैसे बताएं, मतलब इसका क्या इलाज है, मतलब फिर हम ज्यादा इसमें डिस्कशन करेंगे नहीं। अगर तुम लोग की, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, आपको जो कराना है सर आप बक दीजिए, हम बाद में धीरे धीरे करके सीख लेंगे ऐसे। मतलब क्योंकि हम फिर वो छोड़ देंगे तो कब करेंगे, मतलब मान लो जो हम करवाना चाहे, जैसे मैं तो चाह रहा था कि इसी बर्तन में बफर बना दूंगा, बात समझ रहे हो, इस बर्तन में एक बफर ले लिया तो उसको तुम्हें पता होना चाहिए बफर की पीएच का फॉर्मूला क्या। सिर्फ फॉर्मूले वाली बातें और कोई कहानी नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं हम अपनी तरफ से करा दें ताकि बाद में तुम धीरे धीरे सीख लेना। बट क्योंकि आप आवाज छोड़ देंगे तो फिर कब करेंगे ये मामला गड़बड़। तो तुम में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ तो सीखा होगा आयनिक में। सर यस सर। सर आप कह रहे थे कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम ले लेते हैं। हाँ, दोनों इलेक्ट्रोड्स, दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। हाँ तो सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना? हाँ बिल्कुल फ्लो होंगे, दोनों की कंसेंट्रेशन ले लेना बस। समझो बात को, अगर कंसेंट्रेशन भी सेम ले लोगे तो ई नॉट तो सेम था ही, ई भी सेम हो जाएगा। नहीं समझे बात, ई नॉट तो 0 था ही, ई भी 0 हो जाएगा, सेल नहीं काम करेगा। ओके सर। 2 इलेक्ट्रोड्स आर सिमिलर विद डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंसेंट्रेशन, इट कैन बी अ सेल। समझो बात, मैं अभी बताता हूं तुम्हें कैसे। सर एक यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डाउट है। बोलो। ये हमने जो एनोडिक पे इक्वेशन बनाई है H2 gives 2H plus वगैरह ये सब, हाँ हमने डब्बे में लिया है CH3COH। हाँ, इक्वेशन में हम जो H ले रहे हैं वो H2 का ले रहे हैं।
ये कैसे पता चलता है कि H2 का ले रहे हैं? सर क्यों मैं पता नहीं चलता, मेरे हिसाब से जो रिएक्शन में लिखा होता है वही पार्टिसिपेट करेगा आगे। हाँ नहीं तो वही पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये जो H2 है अंदर आ रही है और नीचे H प्लस है, ये H2 H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, ऐसे बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं समझे? जो H2 है वो H2 H प्लस में ही तो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करके, यही इक्वेशन है। और उसको इफेक्ट CH3COH कर रहा है। और वो H प्लस आपको कहां से मिल रहे हैं? वो एसिटिक एसिड से मिल रहा है। यानी H2 ऊपर से नीचे H प्लस को देख रही है, H2 अंदर आई H प्लस में कन्वर्ट हुई। वो जो H प्लस है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल कहां से रहे? एसिटिक एसिड। और वो कितने मिल रहे हैं ये पता होना चाहिए बस। नहीं सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जो H2 की वजह से एक तो वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन ब्रेक होगी, और एक CH3COH अपना एसिडिक वाला वर्क करेगा। हाँ लेकिन वो जो ब्रेक करके H प्लस देंगे तो फिर तो CH3COH वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा ना। यस सर। तो इसका मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहे उसके ब्रेक होने से लो चाहे उसके ब्रेक होने से लो, वो तो फिक्स ही है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो समझे? मैं ये कह रहा हूं, आपने H2 को नीचे भेजा, आपने H2 को तोड़ के H प्लस बनाए, अब वो H प्लस बढ़ गए, अंदर वाला एसिटिक एसिड वाला इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा? अरे तुम तो बढ़ गए, चलो वापस चलो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका मतलब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहे मेरी ले लो चाहे तुम्हारी वाली ले लो, वो तो फिक्स ही होनी चाहिए, क्योंकि वो बढ़ाई अगर मैंने तो भी तुम पीछे चले जाओगे और तुमने बढ़ाई तो भी तुम समझ रहे हो ना बात को? यानी H प्लस तो फिक्स ही रहने चाहिए। तो आप H प्लस कोई से भी ले लीजिए, जो तुम कह रहे हो वही सही मान लेते हैं कि H2 के टूटने से H प्लस बन रहे हैं। कितने? सर उतने ही बनेंगे जितने हैं, वो बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो नीचे वाला इक्विलिब्रियम पीछे चला जाएगा। और सर एक्चुअली बात ये जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन ना, एक सेकेंड। H2 जब अंदर जाएगी तो वो H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम बना रही है, यानी H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रही है। H प्लस बर्तन में वो वाले अलग नहीं पड़े होते जो मैंने बनाए, या एसिटिक एसिड से आने वाले H प्लस अलग पड़े ना, बर्तन में कुल H प्लस है। वो कहां से आ रहे हैं किससे आ रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं है। दिस सिस्टम कंटेन्स _Ka into C2H प्लस कंसंट्रेशन, बात खत्म। और वही H2 उस H प्लस के साथ इक्विलिब्रियम बना रही है, वही H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रही है। अब तो अगर आप ये कहते हैं कि सर H2 से आने वाले H प्लस बढ़ जाएंगे, तो फिर नीचे वाले H प्लस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक तो वहां से आ रहे थे और एक मैंने दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, जैसे ही आप बढ़ाएंगे वो पीछे चला जाएगा। यानी बर्तन के H प्लस तो √K1 Ka into C2 ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तुम ऐसा मत सोचो लक्ष्य कि H2 के टूटने से जो H प्लस आते हैं वो उस कोने में पड़े रहेंगे और H2 उसके साथ जुड़ ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा कंफ्यूजन ये था कि जो डब्बे में H प्लस है वो हम लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, या फिर जो मतलब किस पार्ट से आ रहे हैं? जो डब्बे में H प्लस है वो लिखते हैं हम, क्योंकि वही है जो आ रहे हैं, वही है जो है, बात खत्म। क्योंकि सर हम रिएक्शन में वो चीज शो नहीं कर रहे हैं ना, इसकी वजह से उसका तुम इसलिए शो नहीं कर पा रहे, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे H2 से आने वाले H प्लस कहीं और पड़े हैं और वो H2 उस H प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक H प्लस जो है वो कॉमन होता है। सर बर्तन में अगर 50 H प्लस पड़े हैं तो वो कॉमन पड़े, आप इसके साथ भी इक्विलिब्रियम बना लीजिए, उसके साथ भी इक्विलिब्रियम बना लीजिए, इसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो H प्लस बना रहा हूं वो कहीं और पड़े हैं और जो एसिटिक एसिड H प्लस दे रहा है वो कहीं और पड़े हैं। ये सोल्यूशन फेज में एक रिएक्शन हो रही है जिसमें H प्लस कॉमन है और वही H प्लस आपको H2 के थ्रू रिएक्शन में यूज करने पड़े। ओके सर, ठीक है। जैसे और यही H प्लस वाला और यानी थोड़ा बहुत भी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसमें एक H प्लस वाला और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं दोनों बर्तनों में। अब देखो जो बच्चा सीखना चाह रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम, वो आज कम से कम ये तो सीख लेगा कि वीक एसिड से आने वाले H प्लस √Kc के बराबर होते हैं। और मैं इसी को यूज करके एक और सवाल दे रहा हूं ताकि तुम गलती ना कर पाओ। Pt H2 H प्लस C1 मोलर, एक सेकंड, बल्कि हम तो कहते हैं इस सवाल को पूरा न्यूमेरिकली बना लेते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ऐसे कुछ भी बना लेते हैं। इनकी कंसंट्रेशन भी पुट ही कर देते हैं, कुछ भी ले लो। 10⁻² और
10⁻³ ले। तो क्या ये सेल काम कर रहा है? हाँ सर, तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग एसिड हम ले नहीं सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते? हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते ना इस टाइप के क्वेश्चन में? तो बिल्कुल ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हैं सर। तो फिर H+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज कैसे होगा अगर वो H2 के वजह से बढ़ा? नहीं बढ़ेगा नहीं, वो तुम समझो, वो H2 उसी H+ के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। जो H2 अंदर आ रही है वो H2 जो नीचे पड़े हुए H+ हैं उन्हीं H+ के साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। वो H+ बनेगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, इससे H+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। हम तो जो भी ईएमएफ कैलकुलेट करते, तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि ये ईएमएफ थोड़ी देर बाद चेंज होता रहेगा? अगर सेल का ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट ही रहे तो फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कभी परेशानी नहीं होगी। वो ईएमएफ चेंज होता है क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होती है। हम तो इनिशियल स्टेजेस की बात करते हैं कि जब अंदर गए H+ के साथ इक्विलिब्रियम 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो उस टाइम पर जो सेल का ईएमएफ वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे से वक्त गुजरता जाएगा सेल का ईएमएफ चेंज होता रहता है। तो आप ये मत सोचो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप इनिशियली ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी उससे ईएमएफ में क्या चेंज आएगा वो अलग चीज। समझ गए ना? अब जैसे ये वाला है, देखो इसमें देखो वही वाली कहानी आ रही जो अभी हम बात कर रहे थे। अब तुम यहां पर सब लोग समझ रहोगे, बोथ ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो हमने सेल बनाया, ये सेल बिल्कुल ऐसा है, जो समझदार आदमी होगा वो समझ रहा होगा कि सर ये जो आपने सेल बनाया ये वाला सेल PtH2/H+, H+/H2PT, ये इलेक्ट्रोड, ये सेल है हमारा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। बस फर्क इतना है कि सर यहां पर जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो कुछ और है और यहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है। बस अब जो अगर मैं सेल की इक्वेशन भी लिखता हूं, सब लोग अपने आप समझना, मैं डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें। अगर मैं सेल की इक्वेशन भी लिखता हूं तो मुझे लगता है जो मेरी इक्वेशन बनेगी 2H+ कैथोड गिव्स 2H+ एनोड। अब देखते हैं तुम अपने आप समझ पाए कि नहीं। ये मेरी नेट सेल इक्वेशन है, नेट। देख लो तुम अपने आप। यानी अगर मैं कैथोडिक इक्वेशन लिखता हूं तो क्या बनेगी? कैथोडिक लिखता हूं अगर तो कैथोडिक इक्वेशन बनेगी 2H+ कैथोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। अगर मैं एनोडिक इक्वेशन लिखता हूं तो एनोडिक क्या बनेगी? एनोडिक इक्वेशन बनेगी H2 गिव्स 2H+ एनोड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर नेट इक्वेशन लिखता हूं तो नेट इक्वेशन क्या बनेगी? 2H+ कैथोड गिव्स 2H+ एनोड। ये नेट इक्वेशन। और इस नेट इक्वेशन पे नस लगाना है, खेल खत्म हो गया। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जो कि पक्का क्या होगा? 0। क्लियर? यस सर। क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं और दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होते हैं, तो 0 - 0 0 माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है? 2 का लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ एनोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H+ कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड का स्क्वायर। सारी वैल्यूज सवाल में दे रखी हैं। -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H+। देखो 2 से नेगेटिव में आ रहा है इसका ईएमएफ। हाँ, जो भी निकल के आएगा -0.0591। एनोड वाला H+ कौन सा? ये एनोड वाला H+ कितना आएगा? √of Ka, यानी 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻2। ये तो बड़ा गंदा डेटा है। और डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा √of Ka इंटू C, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻3, उसका स्क्वायर। सही कर रहे हैं ना? यस सर। अब इसको सॉल्व भी आ रहा है। कितना है? 0.0591 माइनस का 10⁻⁻ और -9, ये 10⁻² हो जाएगा, है ना? 10⁻² जो होगा वो 2 हो जाएगा, तो ये तो 0.0591 आ गया। यस सर, -0.0591। ये आंसर आ गया। अब सर ये तो आंसर ठीक नहीं है, अब ठीक नहीं है या गलत वो तो अलग बात है, लेकिन ये कि सर अगर वो मुझसे पूछता है कि भाई गड़बड़ क्या हो रही, तो मैं जवाब दे दूंगा, देखिए आपने ऐसा सेल बनाया जिसका ईएमएफ नेगेटिव आ रहा, तो आप कोशिश करिए कि अगर मैं पोलैरिटी को बदल सकूं इसको
तो उस केस में आपका सेल वर्किंग हो सकता है, लेकिन वो अलग कहानी, वो सवाल अलग हो गया। लेकिन ये कि अगर इस सवाल का आंसर पूछा जा रहा है व्हाट वुड द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी -0.0591, यहां थोड़ी सी गणित लगी है, अपने आप समझना पड़ेगा। लेकिन केमिस्ट्री सिर्फ इतनी है कि दो वीक एसिड से आने वाले जो H+ कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो √KAC से निकाले जाते हैं। ये बात हमें याद रखनी है जो हम सवाल में यूज करते हैं। इसमें H2 का जो प्रेशर है उससे कोई मतलब नहीं होगा फिर? हाँ, क्योंकि दिया नहीं गया इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं। अगर उसने H2 का प्रेशर भी दिया गया होता तो मैं H2 के प्रेशर को भी यूज करता है। सर जो ओके सर, कंसंट्रेशन टर्म्स निकलती है क्या KAC से कंसंट्रेशन टर्म्स निकलेगी H+ की। हाँ सर ये जो HA एसिड है सर ये वीक एसिड है। हाँ, HA इज द वीक एसिड, तभी तो K दे रखा है। अगर सर ये मतलब वीक नहीं होता, अगर मतलब थोड़ा अच्छा एसिड होता तो अबे थोड़ा अच्छा मतलब वीक होता कि नहीं, ये बताओ। नहीं, वीक नहीं होता, स्ट्रांग वीक नहीं होता तब तो फिर इतना ड्रामा नहीं करना पड़ता ना। फिर आप सीधे सीधे वहां से आने वाले H+ की कॉन्सेंट्रेशन वही ले लेते। जैसे मान लो HA स्ट्रॉन्ग है तो ये नहीं देगा, फिर ये वाली वैल्यू नहीं देगा, तो डायरेक्ट H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ रख देते। अरे स्ट्रॉन्ग एसिड यही तो होता है जो 100% डिसोसिएट कर जाता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो उससे आने वाले H+ भी तो 10⁻³ होंगे, तो सीधे वही रख देते। इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी फिर हमें, समझ लो ना। सवाल कैसा भी कर लीजिए, दिक्कत नहीं है। आपको कुछ हल्का सा क्लैरिटी अगर आइनिक की है तो ये सब आसान सवाल, इसमें कोई कई बच्चों कंफ्यूज हो सकते हैं सर ये अंडर रूट क्या है। जिसको आइडिया वो जानता है यार H+ की कंसंट्रेशन कुछ करना ही नहीं है। आप कहने के लिए जो ड्रामा बनाना चाहे बना दीजिए, लेकिन मुझे पता है सर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को यूज किया। These two are hydrogen electrodes. That's why the EMF of the cell is standard EMF of the cell is 0. Because if you have same electrodes, the E0 value will be 0. हाँ, E0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि कंसंट्रेशंस अलग-अलग है। लेकिन इस सवाल में भी E की वैल्यू 0 आ सकती थी। हम डेटा इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें कि हम E की वैल्यू 0 ला सकते हैं। बताओ कैसे लाएंगे? ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, 1 हो जाए तो लो 1 कर दो यार, कुछ यहां समझ लो, छेड़खानी कर दो, 1 हो गया। कुछ बताओ जल्दी से क्या करना है छेड़खानी। ऊपर -7 था, नीचे -7 चाहिए। नीचे 10⁻⁴ है। हाँ सही कह रहे हो, यहाँ -4 कर देते हैं, बात समझ लो। तो अगर यहाँ -4 कर देंगे तो फिर ये -7 1 हो जाएगा और log 1 0 हो जाएगा। तो कितना अच्छा सवाल हो गया कि बताइए यहाँ -4 करके कि क्या ये सेल काम करेगा, क्या इस सेल का EMF पॉजिटिव आएगा, इस सेल का EMF 0 आएगा, कुछ करके बकवास कर लेगा। तो जिसको इक्वेशन लिखनी आती है आप उससे जो भी करवा लीजिए। क्लैरिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि किसी भी वीक एसिड से आने वाले H+ जो है वो 10⁻⁻√K/C से निकाले जाते हैं। बस ये हमें पता होना। यस सर। हाँ सर अभी आपने बोला कि अगर प्रेशर होता तो उसका भी यूज करते हैं। हाँ, तो प्रेशर का क्या यूज करते हैं? प्रेशर की वैल्यू डाल देते हैं। जैसे चलो वो भी करते हैं, इसको हटा दे भाई। यस सर। यस सर। यस सर। जैसे कि ये ले लेते हैं PT H2H+ H+ H2 PT C मोलर P1 ATM P2 ATM। बस हो गया सवाल, समझ गई कुसुम? आप देखिए कंसंट्रेशन दोनों के सी ले लिए तो इसका मतलब ये हुआ H+ तो आएगा ही नहीं, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? अब जो इक्वेशन बनेगी एनोडिक इक्वेशन बनेगी, Kp से काम चलाएंगे। हाँ, अब तो प्रेशर से काम चलाएंगे। H2 एनोड वाला वो जा रहा है 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और 2H+ जो है कैथोड वाला वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाकर H2 कैथोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेट इक्वेशन क्या बनेगी? H2 एनोड वाला H2 कैथोड वाला। सही कर रहे हैं? यस सर। बस अब आप इक्वेशन लिख दी, नेक्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E0 की तो बात ही मत करिएगा सर, वो तो 0 होगा, -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H2 का प्रेशर कैथोड वाला P2 log of P2 by P1। सॉल्व कर ले। यस यस सर। क्योंकि हमें पता है ना कि लॉग के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो कौन से होते हैं। हमें ये पता है लॉग के अंदर जो टर्म्स आते हैं वो प्योर लिक्विड नहीं होते,
वो सॉलिड नहीं होते। वो कौन से टर्म्स हो सकते हैं? वो गैस हो सकता है और वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस की हो सकती है। तो अगर वो सिर्फ सॉल्यूशन फेज की बात कर रहा है तो उस केस में कंसंट्रेशन रख देना, अगर गैसियस फेज की बात कर रहा है तो कंसंट्रेशन पुट कर देना। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं यहां पर चारों चीजें भी अलग हो सकती थी, ये C1 हो सकता था और ये C2 भी हो सकता था, तो चारों टर्म आ जाते। बात समझ लो कि नहीं? तब उस केस में ये आ जाता है एनोड, ये हो जाता आपका कैथोड, और यहां पर वो और आ जाता, समझ लो ना, 2H प्लस कैथोड, और यहां आ जाता 2H प्लस एनोड। अब जो इक्वेशन बनती है उसमें यहां पर P2 इंटू H प्लस एनोड C1, तो P2 इंटू C1, समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? यस सर। तब उसको सॉल्व कर लो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, मतलब अभी ऐसा नहीं। यार वो इक्वेशन जो नेट इक्वेशन के टर्म्स तो आएंगी क्या बेटा? सर हाँ, अच्छा नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बोलो। नहीं सर, वो पता चल गया। सब लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? सर यस सर। सर अभी आपने बोला कि अगर सबका कंसंट्रेशन अलग अलग होता तो फिर उसमें हम जो नेट इक्वेशन लिखते वो थोड़ा सा उसमें हर एक चीज कैंसिल नहीं हो रही होती, ऐसा? क्या बोला था मैंने? नेट इक्वेशन अगर लिखते मतलब कब, कहाँ पर? मतलब आपने बोला कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेंज कर दे, मतलब हम सभी तरीके के कॉन्सेंट्रेशन ले ले, लाइक हमने कॉन्सेंट्रेशन भी ले लिया और प्रेशर भी ले लिया। हाँ। तो उस केस में हम जब नेट रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें चीजें कैंसिल नहीं होंगी। हाँ, मतलब सारे टर्म्स आएंगे फिर। मतलब वो अभी मैंने लिखा था, क्या दोबारा लिखूं? अभी मैंने लिखा था ना ये कि अगर मान लो ये कंसंट्रेशन भी चेंज है, तो मान लो जैसे यही सवाल लो, ये ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये वाला है, तो आप इसको कैसे करोगे? PT H2 ऑब्लिक H प्लस, जिसमें ये हो गया P1, ये हो गया C1, और ये हो गया H प्लस ऑब्लिक H2 ऑब्लिक PT, ये हो गया C2, ये हो गया P2। अब आप इसको कैसे करोगे? तो आपको रिएक्शंस तो लिखनी पड़ेंगी ना, तो आप एनोडिक रिएक्शन लिखो। एनोडिक क्या होगी? H2 कौन सी? एनोड वाली। क्या यूज कौन सी हो रही है? एनोड वाली, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड वाला इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 2H प्लस, H प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एनोड वाले, और ये आ गया आपका H2 कौन सा? कैथोड वाला। अब आपकी नेट इक्वेशन क्या बनेगी? नेट इक्वेशन बनेगी H2 एनोड प्लस 2H प्लस कैथोड गिव्स H2 कैथोड प्लस 2H प्लस एनोड। अब आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ H प्लस, आ गया है ना? तो H प्लस एनोड वाला कौन सा है? C1, और H2 कैथोड वाला कौन सा है? P2। ये आपका आंसर आ गया। सर हाँ सर, वो हमने जो इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला करा था ना, उसमें सर अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली रिएक्शन लिखे हैं एनोडिक और कैथोडिक की और उसको बैलेंस करें, तब वो आंसर नहीं आ रहा वैसा, मतलब कंसंट्रेशन की पावर नहीं आ रही, तो बैलेंस। क्योंकि तुम n की वैल्यू को कॉमन करके नहीं सबट्रैक्ट कर रहे हो। देखो ये लॉग की प्रॉपर्टी है यार, अब मैं कैसे बताऊं? करके किया तो वो माइनस हो गया, तो फिर 1 आ गया, तो कंसंट्रेशन पे पावर नहीं आ रही है, बाकी सब सेम आ रहा है। एक काम करते हैं, वैसे तुम ये तरीका समझ गए कैसे किया जाता है? हाँ सर। तुम एक काम करो, एक बार और ट्राई करना आराम से, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं गणित फंस रही। ओके सर। एक बार ट्राई करना, तुम्हें समझ में आएगा कि लॉग के टर्म में n की वैल्यू को कॉमन रखना है। भाई एक जगह मान लो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3 है और एक जगह इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 2 है, तो एक बार जब तुम इक्वेशन लिखोगे तो आएगा 1/3 लॉग ऑफ समथिंग, और एक बार आएगा 1/2 ऑफ लॉग ऑफ समथिंग। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो कॉमन वो बनेगा 6। तुम एक बार करके देखना, वो तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है सर। उसमें कहीं गणित ही फंस रही। आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। सर एक काइनेटिक्स से डाउट है। जल्दी बोलो क्या कह रहे थे? ऋषभ क्या कह रहे हो? सर काइनेटिक्स में जैसे हम रेट डिफाइन करते हैं, एक रेट ऑफ इक्वेशन, तो उसके अंदर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड होता है। किस रिएक्शन के रेट को?
हाँ, जैसे प्रोडक्ट है कोई हमारे पास A, तो उसका रेट लिखेंगे माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT और मल्टीप्लाई में 1/A। अच्छा हाँ। और जब हम उसमें रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट लॉ लिखते वक्त, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में हम बस यही लिखते हैं ना, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन DT। तो उसके अंदर सर वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड क्यों नहीं होता? तो समझ नहीं पा रहे। मतलब जो रिएक्शन का जब भी कभी रिएक्शन जाएगा तो उसमें ये 1 A B C D से डिवाइड करके लिखा जाएगा। यस सर। लेकिन जब कभी किसी रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस का रेट लिखा जाएगा या प्रोडक्ट के डिसअपीयरेंस का रेट लिखा जाएगा, अपीयरेंस का रेट लिखा जाएगा, तो उसमें 1 A और B C D नहीं लिखा जाता। तो जो हम रेट लॉ में देखते हैं वो डिसअपीयरेंस होता है ओनली। मतलब तुम कह रहे हो, मैं तुम्हें लिख के 1/2 1/3 भी लिखूंगा जब रेट लिखूंगा। अगर रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्शन में ए के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है माइनस DA/DT इज इक्वल टू KA²। यस सर। वो ए के डिसअपीयरेंस के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया, वो रिएक्शन का रेट नहीं है, वो ए के। सर आ गया समझ। यस सर। चलो फिर आज इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। सर एक सॉल्ट ब्रिज का। अब बोलो। सर सॉल्ट ब्रिज में हमने जो भी सॉल्यूशन डालते हैं, मतलब सॉल्ट डालते हैं, उसमें उसमें आपने ये बताया था कि जो दोनों सॉल्ट के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम रेट से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो सर मैंने डीपीपी में यही मार्क किया कि वो दोनों सेम रेट से न्यूट्रलाइज करेंगे, बट उसमें दे रखा है कि उन दोनों का जो रेट होता है वो नियरली सेम होता है। अब सर इन दोनों स्टेटमेंट्स में गलत क्या हो सकता है? नहीं, उसमें सेम भी एक ऑप्शन था। हाँ सर। अब यार अब क्या बताया, ये तो जबरदस्ती की बकवास है यार। नियरली सेम और सेम, अब ये सब तो बहुत बेकार है। वैसे एक चीज है, टिक तो मतलब सेम करने का तो लॉजिक थोड़ा सा कम लगा। मतलब मैंने तो ये बताने की कोशिश की थी कि दोनों कंपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व होनी चाहिए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो नियरली सेम जितना हो सके उतना लेना चाहिए। अब ये तो कंफर्म है, दो अलग अलग आदमी, एक K+ है और एक Cl- है, तो उस केस में दोनों का सेम तो नहीं होना चाहिए, नियरली सेम ही हो सकता है, एग्जैक्टली सेम तो शायद नहीं होता होगा। तो अगर कोई टिक करने के लिए कह रहा है तो नियरली सेम ही टिक करना, एग्जैक्टली सेम के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन ये सवाल बड़ा एब्सर्ड सा है, मतलब हमें नहीं लगता कहीं पूछा जाएगा। ओके सर। सर आवाज आ रही है क्या? थैंक यू सर। थैंक यू सर।